मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का अध्याय 8 आधारित संरचना का पार्ट 2 हम समझेंगे। आधारित संरचना जिसमें हम ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के प्रकार, व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति, विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की कुछ चुनौतियां, इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऊर्जा किन स्वरूपों में उपलब्ध है? क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु का उत्पादन या सेवा कर सकते हैं? ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमको ऊर्जा के संबंध में अधिक विश्लेषण करने पर मजबूर कर देंगे। किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक देश का आर्थिक विकास वहां उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ता जाता है। क्या हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा, क्या वो टीवी, पंखा, कूलर, एसी का उपयोग करते थे? नहीं करते थे। तब हमारे पास इतना पैसा और साधन नहीं थे। अब धीरे धीरे विकास के साथ हम इनका उपयोग भी अधिक मात्रा में करने लगे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ऊर्जा के बिना उत्पादन संभव हो। कृषि है, उद्योग है, खनिज उद्योग है, यातायात, संचार के साधन, सभी के लिए ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है। पढ़ने से पूर्व हम ऊर्जा के कुछ रूप जिनसे आप परिचित हैं वो देख लेंगे। सबसे पहला है हमारा जैव ऊर्जा। इसमें जलाऊ लकड़ी, खेत का सूखा कचरा, गोबर के कंडों का उपयोग होता है। इसको हम जैव ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के उपयोग के रूप में इसका सबसे अधिक मात्रा में उपयोग होता है। दूसरा है सौर ऊर्जा। इसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। वर्तमान समय में सरकार सौर ऊर्जा का उपयोग को बहुत बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल से लाइट, पंप सेट आदि पर सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है, जिससे लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। यह तकनीक थोड़ी महंगी है, इसीलिए इसका उपयोग अभी भी कम होता है। पवन ऊर्जा भी गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, या फिर आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह की पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े पवन ऊर्जा में। जैसे ही ये पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ हवाएं अधिक चलती है वहां इसको लगाया जाता है, पंखा चलता है, तो इससे जो चलने से यहाँ पे मशीन लगी होती है, ये जो दिख रहा है बॉक्स, ये जब पंखा घूमता है तो ये इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह ऊर्जा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। विश्व में पवन ऊर्जा में भारत का हमारा 5वां स्थान है। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं। एक है पारंपरिक या परंपरागत भी हम इसी को कहते हैं, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ये है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से अभिप्राय ऐसे स्रोत से है जिनका हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, हम पहले से जानते हैं। जैसे कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, कृषि वेस्ट और गोबर। कृषि वेस्ट का मतलब है कृषि से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका उपयोग। तो इनका उपयोग हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के सभी पारंपरिक स्रोत समाप्त होने वाले हैं। यदि हम इनका उपयोग करते जाएंगे तो एक समय में ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। परंपरागत स्रोत प्रदूषण फैलाते हैं। इनसे जो बिजली होती है, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो पर्यावरण में प्रदूषण को फैलाते हैं। ये अधिक खर्चीली होती है, यानी ये जो जितने भी ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ये क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। दूसरा प्रकार है गैर परंपरागत स्रोत। इसके अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा।
गैर परंपरागत स्रोत से आशय है उन स्रोतों से जिनकी खोज पिछले कुछ कुछ वर्षों से हुई है, अर्थात मतलब ये परंपरागत नहीं है, ये पुराने नहीं है। इनकी खोज वर्तमान में हुई है, पिछले कुछ वर्षों से हुई है। पहले हम इनका उपयोग नहीं करते थे। गैर परंपरागत स्रोत समाप्त नहीं होते। यानी यदि ये सोलर पैनल है, ये जो सौर ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक हवा चलेगी तब तक हम ये पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आता है ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा मतलब समुद्र के किनारे ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ज्वार ऊर्जा। ये प्रदूषण से मुक्त होते हैं, इनमें से ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और ये कम खर्चीली होते हैं। क्यों कम खर्चीले होते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी हमको फ्री मिलती है, हवा फ्री में मिलती है। ज्वार भाटा आता है तो उसकी कोई पैसे हमको पे नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा होती है ये कैसी होती है? कम खर्चीली होती है। सौर सौर ऊर्जा का उपयोग आपने देखा होगा कि ऐसी लाइट आजकल शहरों में जो स्ट्रीट लाइट होती है इस तरह की लगने लगी है, क्योंकि जो स्थानीय सरकार होता है, नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत होती है, उसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए आजकल ये सोलर पैनल वाली जो स्ट्रीट लाइट लगने लगी हैं। और सरकार भी चाहती है कि हम ये सौर ऊर्जा वाली बिजली का अधिक उपयोग करें। इसीलिए सरकार भी जो बड़े-बड़े ऑफिस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें वो चाहती है कि सोलर पैनल से ही बिजली का उत्पादन हो। इसके बाद है ये हमारी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी बहुत, जहाँ पर पवन या हवा आसानी से है, जगह क्षेत्रफल पर्याप्त मात्रा में है, तो ये पवन ऊर्जा का प्लांट लगाया जाता है जिससे कि आसानी से बिजली का उत्पादन स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके। ये टॉपिक ऊर्जा बहुत सरल है परंतु बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दो ही चीज हमने पढ़ा है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। इन दोनों में अंतर परीक्षा में आता है। तो ये बहुत आसान है, मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। पारंपरिक यानी जिनको हम पहले से जानते थे, पहले से उपयोग करते थे, कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, गोबर, गोबर गैस। और ये है गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। ये समाप्त होने वाले नहीं होते हैं और ये समाप्त नहीं होते और ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कोयला है, पेट्रोलियम है, एक समय के बाद यदि हम उपयोग करते जाएंगे तो थोड़े समय के बाद इनका ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और ये प्रदूषण फैलाते हैं, पर्यावरण को ये प्रदूषित करते हैं, जबकि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। ये अधिक खर्चीले होते हैं और ये कम खर्चीले होते हैं। क्यों कम खर्चीले होते हैं? अभी हमने देखा कि सूरज की रोशनी, हवा हमको फ्री में मिलती है, जबकि कोयला का उत्खनन है या पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम तो हमको ज़्यादातर सब विदेशों से आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम के लिए हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम भी क्या होगा? महंगा होगा। तो इस तरह से पारंपरिक स्रोत के जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं ये कैसे होते हैं? अधिक महंगे होते हैं। ऊर्जा के प्रकार देख लेते हैं। पहला है हमारा व्यावसायिक ऊर्जा और दूसरा है गैर व्यावसायिक ऊर्जा। सब सरल है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हमने अभी एक ही चीज पढ़ी है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। और ये दूसरा है हमारा प्रकार, व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक। नाम से समझ में आ रहा, व्यावसायिक यानी जिसे खरीदा या बेचा जा सके बाजार में, उसे हम क्या कहेंगे? व्यावसायिक ऊर्जा। और गैर व्यावसायिक का तात्पर्य क्या होगा? जिसे हम बाजार में नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते, उसे हम कहेंगे गैर व्यावसायिक ऊर्जा। बहुत सरल है। ये व्यावसायिक ऊर्जा क्या है? आपको क्या खरीदना पड़ता है? कोयला है, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारी चीजें हमको बाजार से खरीदना पड़ता है। इसीलिए ये कौन सी ऊर्जा होगी? व्यावसायिक ऊर्जा। जलाऊ लकड़ी, कृषि का कचरा, सूखा गोबर, आज भी गांव में ये हमको निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। इसका प्रयोग कैसा होगा? औद्योगिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसको हम छोटे स्तर पे नहीं कर सकते। ज्यादातर इनका उपयोग हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उद्योग में करते हैं। जबकि जलाऊ लकड़ी, कृषि का कचरा है और ये सूखा गोबर यानी कंडा है, इनका उपयोग किसके लिए करते हैं? घरेलू उपभोग के लिए करते हैं। यानी इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ये व्यावसायिक ऊर्जा को बाजार में हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
और ये ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं व्यावसायिक ऊर्जा क्या है और गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्या है। जिसे खरीदा जा सके और जिसे ना खरीदा जा सके वो होगा हमारा गैर व्यावसायिक ऊर्जा। सारणी 8.2 देखते हैं हम व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां कि किस क्षेत्र में ऊर्जा का कितना उपयोग होता है। देखिए परिवार में यदि हम दो सन ले लेते हैं 1953-54 में परिवार में कितना उपयोग होता था 10%, कृषि में 1%, सबसे अधिक परिवहन में होता था 44%, इसके बाद उद्योग में और अन्य में 5। यानी कृषि में बहुत कम होता था केवल 1% और सबसे अधिक परिवहन में होता था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 2014 में देखिए परिवार में पहले 10% होता था और अब कितना होने लगा 23%। ये आप भी जानते हैं कि पहले घर में इतना लाइट नहीं होती थी, टीवी पंखे कूलर एसी ये सब का उपयोग गीजर है इन सब का उपयोग नहीं होता था। अब दिनों दिन आर्थिक संपन्नता आने के कारण हम ऊर्जा की खपत बढ़ने लगी है हमारे परिवार की भी। तो 10% से अब कितनी हो गई है 23% और उद्योग में बढ़ गया है 44% हो गया, पहले कितना था 40 था। परिवहन में बल्कि कम हो गया है क्योंकि परिवहन में विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग कम होके ये कितना हो गया है 2% हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर में परिवार है कृषि है उद्योग है परिवहन है ये जो व्यावसायिक ऊर्जा की खपत है उसको आप आसानी से तालिका से समझ सकते हैं। ये स्रोत कहाँ से है कहाँ से प्राप्त किया आंकड़े CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार। ये कब के आंकड़े हैं हमारे 2016 के हैं। हमारे जितने उद्योग हैं वो प्रायः ज्यादातर किस पे निर्भर है व्यावसायिक ऊर्जा पर। ऊर्जा का कुल उपभोग 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है जिसमें हमारा आता है कोयला से 54%, तेल है 32%, प्राकृतिक गैस है 10%, जल ऊर्जा है 2% और न्यूक्लियर ऊर्जा है हमारी 2%। हमारे पेट्रोलियम के लिए हमको किस पे निर्भर रहना पड़ता है विदेशों विदेशों से हमको आयात करना पड़ता है। तो इस तरह से आज भी हम आत्मनिर्भर तो नहीं हो पाए हैं ऊर्जा की दृष्टि से, हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और हमारी जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा वो खपत किसकी है व्यावसायिक ऊर्जा की। कितने परसेंट है 74%। चार्ट 8.1 भारत में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत यानी कहाँ कहाँ से हमारा विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग जो है तापीय या ऊष्मीय कह सकते हैं ये है हमारा 67%। कितना है ये 67%। जलीय का कितना दिया हुआ है यहाँ पे लगभग है ये हमारा 14%, ये जलीय है। इसका परमाणु ऊर्जा ये है परमाणु ऊर्जा लगभग कितना है 2% और नवीकरण करणीय ऊर्जा ये हमारी लगभग 18%। यानी अलग अलग हमारे देश में बिजली का उत्पादन किस तरह से होता है वो दिया हुआ है हमारा। तो सबसे ज्यादा अभी भी हमारा वो है वो ऊष्मीय बिजली या तापीय ऊर्जा जो हमारे देश में सबसे अधिक 67% है। हमारे देश में जो जीडीपी है भारत में जीडीपी का जो 8% है वो बिजली पर खर्च होता है जबकि वास्तव में आवश्यकता कितने परसेंट खर्च करने की है 12%। तो अभी भी हमारे देश में जो सरकार है उसको बिजली पर कितने परसेंट खर्च करना चाहिए अपनी जीडीपी का 12%। तभी हमारे देश में जो बिजली की कमी है वो पूरी तरह से दूर हो पाएगी। भारत की ऊर्जा नीति जल व वायु से ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है क्योंकि ये जो स्रोत हैं जल और वायु के ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते अर्थात ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा परमाणु ऊर्जा है ये बिजली शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे पर्यावरणीय संबंधी भी फायदे हैं और ये दीर्घकाल में क्या हो जाएगी ये सस्ती हो जाएगी। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है मात्र कितना परसेंट हमने देखा 2%, जबकि पूरे विश्व में जो है वो 13%, 13% जो बिजली बनती है विश्व में वो किससे बनती है परमाणु ऊर्जा से।
यदि हमको पर्यावरणीय एवं धारणीय विकास करना है अपने देश का भी, तो हमको सबसे अधिक किसको बढ़ावा देना चाहिए? ये परमाणु ऊर्जा को। विद्युत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं जो सरकार को आती है, जिसमें सबसे पहला है बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। सरकार चाहती तो बहुत है कि बहुत बिजली का उत्पादन हो, नए नए प्लांट लगा रही है, परंतु उसके तुलना में जो मांग है बिजली की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अभी भी मांग के अनुरूप हमारे देश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा। दूसरा है विद्युत वितरण में नुकसान। विद्युत वितरण के नुकसान की भी समस्या है कि जिस क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन अधिक हो रहा है वहां पर मांग कम है। किसी क्षेत्र में उत्पादन कम है और मांग अधिक है। बिजली की अनुचित कीमत और कार्यकुशलता, ये भी आए दिन आप पेपर में पढ़ते रहते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, बिजली की दरें बहुत ज़्यादा है और बिजली के कर्मचारी हैं वो कार्यकुशल नहीं है, उन्होंने मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं की। तो इस तरह की समस्या को से हर उपभोक्ता को हर दिन झेलना पड़ता है। इसके बाद है बिजली चोरी। ये भी हमारे बिजली विभाग की मुख्य समस्या है कि आए दिन जितना उनका वितरण हो रहा है, मान लो 100% वितरण हो रहा है तो पता चला उपभोक्ता के पास 75% बिजली ही गई और बाकी जो 25% बिजली है ये बीच में ही कहीं चोरी हो गई। तो इस तरह से बिजली विभाग को जो बिजली चोरी से का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना करना। विद्युत उत्पादन के लिए जो उनको कच्चे माल चाहिए, कोयला चाहिए है, इसकी भी पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको जितने कोयले की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उनको कोयला प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस तरह से बिजली के उत्पादन में जो समस्याएं आती हैं वो अपन ने देखी। बॉक्स 8.1 लीक से हटकर मैं एक छोटा सा एक कहानी दी हुई है बिजली से संबंधित। ये मुंबई के पास है ठाणे शहर। यहाँ की विद्युत व्यवस्था के बारे में बताया है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा से गर्म पानी, लाइट से ही यातायात और के साधन, विज्ञापन के जो बोर्ड है वो भी सोलर पैनल से चलते हैं। और यहाँ एक नियम बना दिया गया है कि जितनी भी नई बिल्डिंग बनेगी तो वहां पर गीजर इलेक्ट्रिक से नहीं चलेगा, बल्कि सौर जल तापन पद्धति होगी, यानी सोलर पैनल से ही पानी गर्म किया जाएगा। इस तरह से पूरे ठाणे शहर में गैर परंपरागत ऊर्जा का एक अच्छा उदाहरण इनने पेश किया है। बॉक्स नंबर 8.2 विद्युत वितरण दिल्ली के संदर्भ में। स्वतंत्रता के बाद 4 बार दिल्ली की जो विद्युत वितरण प्रबंधन है वो परिवर्तन हो चुका है। पहले यहाँ पर जो बिजली की आपूर्ति है वो सरकार करती थी, परंतु अब यहाँ पर वितरण का काम 2 निजी कंपनियां कर रही हैं। परंतु आज भी दिल्ली में विद्युत वितरण की स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। ये लास्ट बॉक्स दिया है हमारा 8.3 ऊर्जा बचत। ऊर्जा बचत कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप एवं एलईडी बल्बों के विषय के संदर्भ में। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस विषय से, क्योंकि सरकार अभी पिछले 2-3 वर्षों से उज्ज्वला योजना ये उजाला योजना के अंतर्गत बहुत कम दामों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था सरकार का बिजली की खपत को कम करना। तो इस तरह से सरकार की ये मुख्य योजना है ऊर्जा बचत के लिए। वो ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्बों का उपयोग करें। पहले जो बल्ब थे उनका उपयोग ना करके हम सीएफएल और एलईडी बल्बों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे हमारा बिजली का बिल भी कम आए और बिजली की बचत भी हो। इस तरह से हमने अभी देखा इस वीडियो में ऊर्जा से संबंधित चीज़ें। तो ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसमें परंपरागत, गैर परंपरागत, व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा, ये 4 चीज़ें बस दी हुई हैं। और बाकी आप परिचित ही हैं, जितने ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आसान प्रश्न हैं और आते हैं। इन दोनों में अंतर बताइए, व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्या होती है, इस तरह से इसके 2-3 प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।